गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 11। तो इससे पहले हम लेक्चर जो 10 था 9 था उसमें क्या देखा था कि जो आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन आई थी उसकी हेल्प से हमने बॉयल्स लॉ ड्राइव किया था, फिर हमने चार्ल्स लॉ ड्राइव किया था, फिर हमने एवोगैड्रो लॉ भी ड्राइव किया था। उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन को भी ड्राइव किया था। आइडियल गैस इक्वेशन को दो टाइप से ड्राइव कर सकते हैं, एक तो गैसेस लॉ की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं और दूसरा आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे देखा कि भाई इसकी हेल्प से ड्राइव करो तो आपको उसी की हेल्प से ड्राइव करनी होगी। यदि आपने दूसरे की हेल्प से ड्राइव की, मान लिया आपसे कह दिया कि भाई काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव करो और आपने ड्राइव कर दी आइडियल गैस इक्वेशन किससे, गैसेस लॉ की हेल्प से, तो आपका गलत होगा। तो ये बात ध्यान रखना। जो इस लेक्चर में होगा, इस लेक्चर में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ डिस्कस करेंगे। किसकी हेल्प से निकालेंगे ये हमने वैसे पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। उसका फॉर्मूला लास्ट में ये आता है, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू D2 अपॉन में D1। ये फॉर्मूला आता है हमारा, लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था। अब ये हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प से, काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले ये लॉ देख लेते हैं कि भाई ये लॉ क्या होता है। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। वो क्या कहना चाहता है कि जो रेट ऑफ द डिफ्यूजन होगा, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। तो इसका मतलब इसको अनदर फॉर्म में कैसे जो जैसे जो सिंपली फॉर्म है वो क्या होगी, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में डी। जो रेट ऑफ द डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, ठीक है। और कांस्टेंट क्या क्या चीजें होगी, टेम्परेचर होगा और आपका प्रेशर, दो चीजें कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसको अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू D2 अपॉन में D1। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों टाइप से सही है। अब ये लो हमें प्रूव करना है काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो एक बार रब कर दो इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में D एट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से स्टार्ट करेंगे तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर। आपको पता है P क्या है, V क्या है, M क्या है, N क्या है और U क्या है। यदि आप नए हैं इस लेक्चर में तो मैं बता देता हूँ, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल, N नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, U RMS या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आपकी। तो ये आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन है। यदि आप नए लेक्चर देख रहे हो तो ये आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन है। यदि आपको नहीं आती तो आप मेरे पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हमें ये निकालना है कि ये कैसे निकालेंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे निकाल सकते हैं ये सब, थोड़ा सा लगाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। भाई आपका M क्या है, मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल, और N क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो जाएगा, M इंटू N क्या हो जाएगा भाई, एक मास के, एक मॉलिक्यूल के मास को हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, टोटल मास। भाई ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई टोटल जो उनका मास था वो हमारे पास आ जाएगा। तो उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल M, टोटल मास, ठीक है, ऑफ गैस लिख दो, गैस है ना यहाँ पे तो गैस लिख, ठीक है। तो यहाँ पे हम M इंटू M को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल M U स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे यहाँ पे तो R है वो 1 अपॉन D है, तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से हमें डेंसिटी बनानी पड़ेगी, किसी ना किसी तरीके से। तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमें मास अपॉन में वॉल्यूम लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो U स्क्वायर क्या हो जाएगा, U स्क्वायर इज इक्वल टू PV 3PV अपॉन में M, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें मास अपॉन में वॉल्यूम लेके आना है, तो इस वॉल्यूम को इसके नीचे ले आते हैं।
भाई इस वॉल्यूम को इसके नीचे भी लिख सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि ये ऊपर जाके फिर वही 3 PV बन जाएगी, ठीक है। तो 3 PV अपॉन एम, इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं, 3P अपॉन में एम अपॉन में बी, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। सेम है क्योंकि ये वी ऊपर चले जाके 3PV बन जाएगा। तो यहाँ से मास अपॉन में वॉल्यूम क्या बन गई आपकी, डेंसिटी बन गई। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3P अपॉन में, तो हमारे पास एक चीज तो आ गई, स्क्वायर रूट इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3P अपॉन में b, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई u इज इक्वल टू 3P अपॉन में b। अब आपको एक चीज पता है, जितनी मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी, जितनी मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स होती है उसकी उतने ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। जितनी मॉलिक्यूल तेज स्पीड से भागेगा, ट्रेवल करेगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज करेगा। तो हमारा जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन के। आपको पता है जितनी ज़्यादा स्पीड होगी या जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। म्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू की जगह आर को रिप्लेस कर देंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी आर इज इक्वल टू 3P अपॉन में डी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको अनदर फॉर्म में, अब ये पता है आपको 3 कांस्टेंट है, प्रेशर हमने स्टार्टिंग में कांस्टेंट ले लिया था भाई, जब हमने ला लिखा था कि भाई ये दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू 1 अपॉन में। तो ये है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में D। अब हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बस अब इसका डेरिवेशन देखेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इफ ए नंबर ऑफ गैसेज डू नॉट रिएक्ट केमिकली with one another are enclosed together in the same vessel, the total pressure exerted by the mixture of gases is the sum of their partial pressure। सिंपली इसका मतलब क्या होगा कि जैसे एक आपने कंटेनर ले लिया कोई भी, ठीक है, उसमें आपने 2-3 गैस डाल दी, ठीक है, कोई भी गैस डाल दी, मान लो नाइट्रोजन डाल दी, ऑक्सीजन डाल दी, हीलियम डाल दी, पर ऐसी गैस डालनी है जो आपस में रिएक्ट ना करे, रिएक्ट करके कुछ और ना बना दे, ठीक है, ऐसी गैसेस डालनी है। यदि रिएक्ट कर गई तो ये लो गलत हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो सारी गैस डाल दिया आपने, ठीक है, उसके बाद वो एक जब वो मूव करे, क्योंकि आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, मूव करेंगे, ठीक है, मूव करते करते वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और कंटेनर्स की वॉल से भी कोलाइड करेंगे, क्योंकि घूम रहे हैं वो तो कहीं भी कोलाइड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट करती है कोई भी गैस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, मैं कैपिटल P लिख रहा हूँ इसमें, जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी गैस का उस वेसल में, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस होगा। मान लो आपने 3 गैसेस लिए हैं, ठीक है, तो मान लो P1 जो स्मॉल P1 है, ये है प्रेशर ऑफ द गैस 1, ये है प्रेशर ऑफ द गैस 2, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 3 है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों का सम होगा। मान लो आपने 4 गैस ले ली तो क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। मान लो 5 गैसेस लिए तो P5, ऐसे आता जाएगा, ठीक। कितनी जितनी आप गैसेस लोगे उनके पार्शियल प्रेशर का सम होगा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब हमें ये रिड्यूस करना है किसकी हेल्प से, काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू 1/3 mNu स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमें ये एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा दिमाग तो लगा लिया।
अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। EV ठीक है, तो V को नीचे ले जाएंगे, E इज इक्वल टू 1/3 mNu²। अब मान लेते हैं हमारे वेसल में दो गैसेस हैं, ठीक है, कोई भी दो गैसेस मान ली जो रिएक्ट नहीं कर रही, केवल अभी दो गैसेस का एग्जांपल ले रहे हैं, 3 का भी ले लेना, फिर 4 का भी, 5 का भी, एक बार डेरिवेशन देख लो, फिर उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। मान लो फर्स्ट गैस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट गैस का यदि पार्शियल प्रेशर निकालेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो मान लो स्मॉल p1 लिख लेते हैं उसका, मान लो वो प्रेशर p1 एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपॉन में v करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो भाई कंटेनर की कांस्टेंट रहेगी, भाई कंटेनर की वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, तो बदलेगा क्या, m1 मान लो जो फर्स्ट गैस है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसका मास है 1 मॉलिक्यूल का वो m1 है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट गैस के n1 है, उनकी आरएमएस स्पीड वेलोसिटी u1 है, ठीक है, अपॉन में v तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक ही कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, तो कंटेनर की वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, तो अपॉन में v। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो सेकंड गैस है, सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर मान लो P2 है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/3, मान लो उसके 1 मॉलिक्यूल का मास m2 है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 है, और उसकी आरएमएस स्पीड वेलोसिटी u2 है, ठीक है, और v तो कांस्टेंट ही रहेगा आपका क्योंकि कंटेनर की वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब मान लो ये दोनों गैसेस आपस में, मतलब इस कंटेनर में, ठीक है, गैस 1 गैस 2, अब इन्होंने कहा कि भाई जो गैसेस है वो आपस में रिएक्ट तो कर नहीं रही, अब रिएक्ट कर नहीं रही तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों प्रेशर का सम, क्योंकि यदि रिएक्ट करती तो इनका प्रेशर थोड़ा चेंज होता, ये दोनों गैस आपस में इंडिपेंडेंट है तो इनका जो प्रेशर होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, और यदि टोटल प्रेशर निकालें तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम आएगा, तो 1/3 m1 n1 u1 का स्क्वायर अपॉन में v प्लस 1/3 m2 n2 u2 का स्क्वायर अपॉन में v। तो टोटल प्रेशर क्या आ गया, ये क्या किसका फॉर्मूला था, P1 का प्लस P2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकंड गैस। मान लो अब यहाँ पे 3 गैस होती तो यहाँ पे m3 1/3 प्लस n3 u3 का स्क्वायर अपॉन में v, तो यहाँ पे p3 आ जाता। जितनी गैसेस लेनी है आपको उतनी गैसेस ले सकते हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 11। थैंक यू।